Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu analysis for 28th of May 2026. 28 मई 2026 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। कोशिश करेंगे अपन रोज अब द हिंदू एनालिसिस देखने का और कंप्लीट करने का। इस बार का प्रीलिम्स पेपर आपने देखा होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा उटपटांग टाइप का पेपर था, बट स्टिल ये कहना चाहिए कि सबके लिए ही था। ऐसा नहीं है किसी एक बंदे के लिए रहा होगा या जिस आपने दिया तो आप बस के लिए था। जिसने जिसने पेपर दिया सबके लिए बराबर है। तो कट ऑफ अगर गिरती भी है तो सबके लिए गिर रही है ना। ऐसा नहीं कि आप केवल आपसे नहीं बना है। तो डोंट लूज होप। जितना आपने किया है, आई होप आपने अपना बेस्ट ऑफ नॉलेज, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा ऐसे पेपरों में, क्योंकि कुछ आपको अटेम्प्ट भी करने हैं। तो अप्रोक्सीमेशन के साथ अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ट्रस्ट दैट। एंड प्रोविजनल आंसर की यूपीएससी ने निकाल दी है तो एक बार उसको मिला लीजिएगा। आई थिंक 60-70 नंबर भी काफी रहेंगे इस बार। तो ऐसा पेपर आया था। तो अगर आपके 60-70 की रेंज में भी आ रहे हैं तो डोंट लूज होप दिस टाइम, है ना, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट द कट ऑफ विल गो। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस फॉर टुडे। एंड सबसे पहली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द एसआईआर एज इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो ये तो बिल्कुल जगजाहिर था कि ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स आने वाला है चीफ जस्टिस से एंड सुप्रीम कोर्ट से, बिकॉज द गवर्नमेंट इन पावर इज वेरी पावरफुल राइट नाउ एंड वी कांट थिंक ऑफ एनी डिसीजन गोइंग अगेंस्ट देम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। उसी नोट पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यस, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया वो सही किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जिसका नाम हटाया वो सही हटाया, जिसको नहीं देने दिया वो सही नहीं देने दिया, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एंड आर्टिकल 324 से अगर आप पढ़ना चालू करें, इनफैक्ट आर्टिकल 324 टू आई थिंक आर्टिकल 329, तो ये सारे के सारे रिलेटेड हैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के कामों से, इलेक्शन से और वोटिंग के पावर से। जैसे आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति जो साउंड माइंड का है वो वोट देने का अधिकार रखता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कि ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। 25 जनवरी 1950 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एंड नेशनल वोटर्स डे के रूप में हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट भी करते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शंस टू द लोकसभा, इलेक्शंस टू द राज्यसभा, इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये 5 इलेक्शंस ही कंडक्ट कराने का इलेक्शन कमीशन के पास मेन काम है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो आपके लोकल पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, नेशनल इलेक्शन कमीशन नहीं देखता है। ठीक है ना। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 जो है वो डील करता है विद इलेक्शंस एंड फिर सारी चीजें बताई जाती है। जैसे आर्टिकल 324 बोलता है कि इलेक्शन कमीशन का मेन काम है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। एंड आर्टिकल 325 बोलता है नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम इन इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल। जो इलेक्टोरल रोल बनता है उसमें किसी व्यक्ति को आप उसके रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेसिस पे हटा नहीं सकते हैं। आर्टिकल 326 बोलता है इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट टू बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। जो इलेक्शन होगा एमपीज का और एमएलए का, यानी कि जो हाउस ऑफ पीपल, सॉरी, हाउस ऑफ पीपल एंड मतलब कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा। आर्टिकल 327 पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। आर्टिकल 328 कहता है पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट to make provisions with respect to election of the legislature. आर्टिकल 329 बोलता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। यानी कि आर्टिकल 329 भी इंपॉर्टेंट है आपको इस रेफरेंस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दखल अंदाजी नहीं दी है उसका एक रीजन ये भी है कि देयर इज अ बार टू द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, है ना। लेकिन इलेक्टोरल मैटर्स में ऐसा नहीं है कि कोई अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता, वो बोल सकता था, बट फिर भी हमको ये आर्टिकल 329 देखना है। ठीक है ना। ओरिजिनली जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो केवल एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 में आया, उसके बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया है। ठीक है ना। प्रेजेंट में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। वैसे लिखा यह है कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो ये जो नंबर्स है फिक्स करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ऑप्शन में कई बार आ सकता है कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ऐसा, बट ये प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा
अगर हम देखें रिसेंटली अपॉइंटमेंट के लिए भी एक्ट आया था 2023 में, जिसको हम बोलते हैं सीईसी एंड अदर ईसीज अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, जहां पे टेन्योर कहा गया कि 6 साल का होगा या एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। सैलरी जो है इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज। रिमूवल जो है दे कैन रिजाइन एनी टाइम, कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑल्सो एंड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है ना। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर, ये तो सीईसी के लिए है, सीईसी को अगर आपको हटाना है तो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन ईसीज कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमने देखी, इलेक्शन कमीशन के बारे में जाना, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज के बारे में जाना। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आगे मूव करते हैं। दूसरी देखो यहाँ पे 3 हेल्ड फ्रॉम मुंबई फ्लैट विद पार्टी ड्रग वर्थ 50 करोड़। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है मुंबई के एक फ्लैट से, जहां पे पार्टी ड्रग के साथ वो मिले हैं। पार्टी ड्रग का नाम है मिफीड्रोन, ठीक है ना, ये लिखा है ना, मेफीड्रोन, ऑल्सो नोन एज म्याओ म्याओ। तो ये आपको याद रखना है, मेफीड्रोन एक पार्टी ड्रग है, जनरली जो पार्टीज में यूज होता है, और क्राइम ब्रांच एंटी नार्कोटिक्स सेल ने ये पकड़ा है मेफीड्रोन को म्याओ म्याओ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड 50 करोड़ के आसपास का था ये, है ना। बांग्लादेशी वुमेन भी इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट मेफीड्रोन और म्याओ म्याओ दैट इज द मेन थिंग। रेयर ड्रैगन फ्लाई रीसर्फेसेस इन अरुणाचल प्रदेश अंडरस्कोर्स नीड फॉर हैबिटेट प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे बात चल रही है एक ड्रैगन फ्लाई की, जो कि देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। एंड द टीम ऑफ 4 सिटीजन साइंटिस्ट दे रिकॉर्डेड द जिनैंकेंथा खासियाका, इसका नाम याद रखिएगा, गाइनाकैंथा खासियाका, विच इज अ रेयर ड्रैगन फ्लाई कॉमनली नोन एज द लॉन्ग टेल्ड डस्क हॉकर। इसको डस्क हॉकर भी कहा जाता है, लॉन्ग टेल्ड डस्क हॉकर कहा जाता है। एंड नामदफा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, वहां इसको देखा गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, गाइनाकैंथा खासियाका, इट्स अ ड्रैगन फ्लाई। इसको लॉन्ग टेल्ड डस्क हॉकर भी कहा जाता है। नामदफा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व से देखा गया है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर व्हिच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड ठीक है, ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना काफी रहेगा इस न्यूज आर्टिकल में। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिसके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्स न्यू सार्थक पीडीएस स्कीम टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी। अभी क्या है सार्थक पीडीएस? क्या है पीडीएस? यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें ये गरीबों को राशन, ये सब बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को राशन जो दिया जाता है वो पीडीएस शॉप से दिया जाता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, याद रखिएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि हेड होता है बाय प्राइम मिनिस्टर, उसने अप्रूव की है सार्थक पीडीएस स्कीम, यानी सार्थक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम। और ये 5 सालों के लिए रहेगा स्कीम अगेन, एंड दिस विल इंप्रूव द फूड सिक्योरिटी। 25,530 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव किए गए हैं। इसका मेन एम है कि टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए, एडवांस टेक्नोलॉजीज का, जैसे एआई, ब्लॉकचेन, इन सबको यूज करो फॉर ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द पीडीएस सिस्टम। उनका ये मानना है कि पीडीएस सिस्टम में अभी बहुत धांधली चलती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेकनेस है, लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए इसको किया गया है। एंड दिस स्कीम सार्थक पीडीएस विल कवर द एंटायर पीडीएस वैल्यू चेन। मतलब कि बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन कैसे करना है वहां से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बेनिफिशियरी के सिलेक्शन से, एंड मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, प्रोएक्टिव फीडबैक फ्रॉम द सिटीजन, ये सारी चीजें ली जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस सार्थक पीडीएस। सार्थक पीडीएस जो है वो एग्जिस्टिंग पीडीएस सिस्टम को रिप्लेस नहीं करेगा, रादर इट विल इंश्योर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, है ना, ताकि जो फूड ग्रेन्स की डिलीवरी है, लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, हैंडलिंग है, ग्रीवेंस रिड्रेसल है, वो सारी चीजें मेंटेन हो पाए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारा 2013 का, वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये सारी चीजें मेंशन की गई है। हेल्थ एक्सपेंसेस डिप एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग राइजेस। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है हेल्थ सेक्टर में बढ़ती जा रही है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा ने बताया कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हेल्थ सेक्टर में बढ़ी है। तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसको ऊप्स बोलते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ओपी याद रखिएगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा आपकी जेब से आपको कितना पैसा देना पड़ता है अगर आपको कोई बीमारी होती है तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में डिक्रीज हुआ है, स्पेशली आफ्टर द कमिंग ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के आने से काफी फायदा हुआ। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर वेलनेस सेंटर्स जो बनाए गए हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर वेलनेस सेंटर, जो कि
प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कम्युनिटीज में काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। 12 एक्सपेंडेड पैकेजेस इसके अंदर हैं। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज मिल रही हैं, टेली कंसल्टेशन लोगों को मिल पा रहा है, प्रिवेंटिव केयर मिल पा रही है। तो ये सारी चीजों के कारण काफी ज्यादा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हुआ करता था वो डिक्रीज हो गया है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस न्यूज आर्टिकल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग ये सब कर सके, या यूपीएससी अगर आपसे पूछता है इस तरह के क्वेश्चन तो आप बता पाए। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। पहला एडिटोरियल है ग्लोबल क्राइसिस डिमांड मोर देन सिटीजन सेक्रीफाइस। अब ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें सबसे पहले तो आर्टिकल में ऑथर ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 7 रिक्वेस्ट की हैं, मतलब सिटीजन्स के सामने 7 चीजें उन्होंने बोली हैं। कौन सी 7 चीजें? उन्होंने कहा कि भैया एनर्जी बचाओ, फॉरेन ट्रेवल मत करो, इंडियन टूरिज्म को सपोर्ट करो, इनोवेशन करो, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीजें उन्होंने बोली है। से बाय लोकल, डोंट बाय गोल्ड एंड ऑल, ये सारी चीजें जो उन्होंने बोली कि ये क्या है। ऑथर ने कहा है कि सबसे पहली बात, ये जो चीज है ये फील गुड हो सकती है, दिस कैन बी अ फील गुड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़े बड़े वर्च्यूज दिखाए जाते हैं। ऐसे बोलते हैं भाई पेट्रियोटिज्म है, अगर आपको देश से प्यार है, अगर आपको, या इसमें बिहेवियरल अपील है। तो पेट्रियोटिज्म एंड बिहेवियरल अपील जो होती हैं, दे आर गुड ऑन पेपर, ये बहुत अच्छे हैं पेपर में पढ़ने के लिए, बट दे कैन नॉट रिप्लेस द रियल गवर्नेंस। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, पेट्रियोटिज्म एंड जो बिहेवियरल अपील्स हैं, दे फील गुड बट दे फील गुड ओनली ऑन पेपर, दे कैन नेवर रिप्लेस द रियल गवर्नेंस। India's rise as a global power needs strong institutions, better governance and not just disciplined citizens। बहुत प्यारी लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का जो राइज है एज अ ग्लोबल पावर, इट विल रिक्वायर मोर देन डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स। केवल और केवल सिटीजन्स के कारण आप मतलब ग्लोबली हिट नहीं हो सकते। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको गवर्नेंस की पावर दी गई है, तो आपको गवर्नेंस बेटर करना है, आपको अपनी पॉलिसीज बेटर करनी है, आपको इंस्टीट्यूशंस मजबूत बनाने हैं, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट्स आर क्वाइटली मूविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग क्राइसिस फ्रॉम देमसेल्व्स ऑनटू द सिटीजंस। तो ये जो चीजें बोली गई हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा, इससे हो क्या रहा है कि एक्चुअली द गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग दिस क्राइसिस एंड दे आर शिफ्टिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनटू द सिटीजंस, ठीक है। सिटीजन्स को कहा गया कि भाई सेक्रीफाइस करो, अडेप्ट करो, लेकिन गवर्नमेंट अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रही है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ा रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रही है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स नहीं कर रही है। तो फिर जो वी पे टैक्स एंड यू प्रोटेक्ट अस वाली जो थ्योरी है वो तो फेल हो गई। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है वो तो फेल हो गई ना, कि हम आपको पाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं, आपको अपने से ज्यादा एडवांटेज वीआईपी की जैसे ट्रीट करते हैं, तो हमारी जो प्रोटेक्शन हमको बदले मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है। आप रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहे हो, आप एजुकेशन में क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, आप R&D में क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो। ये सारी चीजें बड़े सवाल हैं जो ऑथर ने इसमें उठाए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकेंड जो न्यूज है वो है टैरिफ टू कार्बन, द न्यू रूल्स शेपिंग इंडियाज ट्रेड। अब यहाँ पर बात चल रही है जो CBAM है, यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो लाया है EU ने, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक कार्बन टैक्स लगेगा, जनवरी 2026 से लगना शुरू हो गया है, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में कार्बन एमिशन किए गए हैं, यानी कि कोल एनर्जी जो क्लीन एनर्जी नहीं है, डर्टी एनर्जी है, अगर आपने वो यूज किया है तो उसमें EU के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो इसमें अफेक्ट होंगे? तो इसमें स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ये सारे सेक्टर्स हिट होंगे। सबसे ज्यादा डायरेक्टली हिट होगा स्टील एंड एल्यूमिनियम का। क्यों? बिकॉज दे these sectors sell heavily to Europe and we also use carbon intensive production, क्योंकि हमारे थर्मल पावर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो EU buyers will prefer cleaner suppliers, सबसे पहले तो क्लीनर सप्लायर्स को प्रेफर करेंगे EU buyers, अदरवाइज उनको भी टैरिफ देना पड़ेगा। और इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है दे में लूज ऑर्डर्स, है ना, और दे विल बी आस्क्ड टू कट प्राइजेस ताकि वो कॉम्पिटिटिव बने रहे, अदरवाइज उनका टैक्सेस के कारण कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा श्रिंक होने वाला है, ठीक है ना। जो इनडायरेक्टली हिट होंगे लेकिन बहुत सीरियसली हिट होगा वो सेक्टर है फर्टिलाइजर का, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली डजंट एक्सपोर्ट फर्टिलाइजर्स टू EU बट इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट रशिया, चाइना, इजिप्ट, मोरक्को, एंड दीज कंट्रीज विल फेस हायर कॉस्ट एंड दे विल चार्ज दीज कॉस्ट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, है ना। ऑब्वियसली बात है इंडिया इंपोर्ट करता है फर्टिलाइजर रशिया, चाइना, इजिप्ट, मोरक्को से, बट इन कंट्री से जब इंडिया इंपोर्ट करेगा तो उसका कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा, है ना। तो फर्टिलाइजर प्राइसेस हमारे यहाँ बढ़ेंगे, अगर फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ेंगे तो इट विल हर्ट द फार्मर्स, एंड फार्मर्स को अगर नुकसान पहुंचेगा तो फूड प्राइसेस बढ़ेंगे,
और एक बार फूड प्राइसेस बढ़ गए तो समझ लो सबके प्राइसेस बढ़ गए, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात हमको क्लीन एनर्जी में खर्चा करना चाहिए, कार्बन मैनेजमेंट पॉलिसीज को इस्तेमाल करें, फर्टिलाइजर इंपोर्ट का डिपेंडेंस थोड़ा घटाएं ताकि हम फर्टिलाइजर कम इंपोर्ट करें। एंड इसके अलावा हमको निगोशिएशंस बेस्ड ऑन टाइमलाइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर निगोशिएशंस करने की जरूरत है। एंड एग्रीकल्चर में सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू हम पहले देखें कि किस मिट्टी में बिना फर्टिलाइजर्स के यूज के हम क्या उगा सकते हैं, और फिर इससे भी फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल एज वेल। आगे मूव करते हैं, इबोला स्पीशीज विद नो वैक्सीन। अब यहाँ पे इबोला वायरस के बारे में आया है, हालांकि एक न्यूज और आई थी नीचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो मैं वो बताता हूँ, उसमें इबोला के बारे में मैंने लिखा भी हुआ है तो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक न्यूज पहले तो यहाँ देख लेते हैं, डिफॉरेस्टेशन जो है ब्राजील के अमेजोन में सबसे कम लेवल पे है सिंस 2019 के बाद सबसे कम लेवल पे पहुंचा है डिफॉरेस्टेशन। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इनको, इतना ज्यादा इसमें ऑक्सीजन निकलता है। एंड अमेजोन जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, जहां पे डिफॉरेस्टेशन अब थोड़ा स्लो डाउन हुआ है बाय 23.5%, है ना। लेकिन अभी भी 5 ट्री हर सेकंड वहां पे गिर रहे हैं। एंड इसमें देखो लिखा है कि द हार्डेस्ट हिट बायोम यहाँ पे सेराडो नाम का है, विच इज अ वास्ट बायोडाइवर्स सवाना साउथ ऑफ अमेजोन। अमेजोन के साउथ में वहां पे सेराडो नाम का एक बायोम है जो कि सवाना है। सवाना यानी क्या होता है आपका मिक्स्ड वुडलैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वुडलैंड और ग्रासलैंड का मिक्सअप होता है यहाँ पे वाइडली स्पेस्ड ट्रीज होते हैं, बहुत दूर दूर पेड़ लगे होते हैं, सनलाइट प्रॉपर ग्राउंड में रीच करती है, एंड ओपन कैनोपी सिस्टम रहता है, ठीक है ना। इट्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन डेंस फॉरेस्ट एंड एरिड डेजर्ट। तो डेजर्ट और डेंस जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनके बीच का जो ट्रांजिशन है वो सवाना है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। डेजर्ट और एवरग्रीन के बीच का जो ट्रांजिशन है वो सवाना है। डीआरसी मैंने आपको बताया था कि इबोला की न्यूज आई है, तो डीआरसी जो है वहां पे दो चीजें चल रही है, एक तो इबोला, दूसरा वहां पे जो रिफ्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है ना, सिविल वॉर, वो भी एक कंडीशन है। तो इबोला सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। इबोला आप सबको पता है एक वायरस होता है, इबोला वायरस के कारण डिसीज कॉज होती है, एंड ये वायरस बिलोंग करता है ऑर्थो इबोला वायरस, इसका जो जीनस है वो ऑर्थो इबोला वायरस। एंड प्राइमरली सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज जो है, जिसमें डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आती है, वहां पर ये बिलोंग करती है। एंड इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि मरने का रेट है, वो 80 से 90% के बीच होता है। इबोला डिसीज कॉज होती है बाय इन्फेक्शन विद एन ऑर्थो इबोला वायरस। एंड ये मैंने आपको बता दिया 4 तरीके के इसमें इबोला वायरस होते हैं, ऑर्थो इबोला वायरस। 4 टाइप्स ऑफ इबोला। पहला है इबोला वायरस न्यूट्रल, जिसको ऑर्थो इबोला वायरस जायरेंस बोलते हैं, जायरे वाला, इसको इबोला वायरस डिसीज भी कहते हैं। देन सूडान वायरस है ना, ऑर्थो इबोला वायरस सूडानीज, इसमें सूडान वायरस डिसीज होती है। देन टाई फॉरेस्ट वायरस है, टाइंस जिसको बोलते हैं। एंड देन है बुंदी बुगियो, बुंदी बुगियो जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वो बुंदी बुगियो के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। एंड ये जो चौथा टाइप है बुंदी बुगियो, इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, देयर इज नो वैक्सीन फॉर दिस बुंदी बुगियो, कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर इसका अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा 2 और होते हैं जो पेपर में नहीं मेंशन्ड है। एक है रेस्टन वायरस। रेस्टन वायरस जो होता है बेसिकली इट हैज कॉज्ड डिसीजेस इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, मतलब ये इंसानों पे नहीं है, मैकैक्स में रेस्टन वायरस देखा गया। और बम्बाली वायरस, बम्बाली वायरस भी जो है वो बैट्स में देखा गया, इंसानों में नहीं। तो बम्बाली और रेस्टन जो है इबोला के जो वेरिएंट्स हैं वो इंसानों में नहीं देखे गए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पे इबोला की जो नो वैक्सीन वाला न्यूज था वो उसी के लिए था, है ना। और यहाँ पे 2 डिक्लेरेशंस के बारे में है। एनटीडी पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। एनटीडी यानी होता है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, ठीक है ना। पहले देख लीजिए एनटीडी क्या होता है। एनटीडी का फुल फॉर्म होता है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। अब निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के रिगार्डिंग में आपको देखो यहाँ लिखा है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। एनटीडीज के रिगार्डिंग 2 डिक्लेरेशंस हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला डिक्लेरेशन है, एक है लंदन डिक्लेरेशन जो कि 2012 में आया था, लंदन डिक्लेरेशन ऑफ 2010 एंड देन 12, एंड देन दूसरा किगाली डिक्लेरेशन 2022 का, ठीक है ना। तो लंदन डिक्लेरेशन जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस का है, ये लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है, 30 जनवरी 2012 में आई थी। इसका मेन एम है टू कंट्रोल, एलिमिनेट, इरेडिकेट 10 स्पेसिफिक एंटिटीज बाय 2020, 2020 तक करना था। फिर 2020 तक जब नहीं हो पाया तो उसके आगे किगाली डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें फिर ये कहा गया कि 90% तक हम ट्रीटमेंट ऑफ एंटिटीज जो है वो डिक्रीज कर देंगे, लोगों को इरेडिकेट करेंगे डिसीज,
fully eradicate at least 2 disease globally, है ना, जैसे गिनी वर्म, यॉज, then eliminate at least 1 entity in 100 countries, ठीक है, ये इसके अलग अलग एम है किगाली डिक्लेरेशन के। तो ये आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, काफी चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बताई हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।